हाँ तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स इज आर बडी। तो आज हमारी वीडियो नंबर 6 है जिसके अंदर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का और बाकी 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 1 मार्क्स में है या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का आपका, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन कौन होगा? तो सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ पर्सन। कौन है? सिटीजन ऑफ इंडिया एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जो हु टेक बर्थ इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर ही जिसका जन्म हुआ है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? वो इंसान जिसका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है। और दूसरा, अगर ये नहीं होता, मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसका जन्म इंडिया के अंदर नहीं हुआ, अगर आप इंडिया के अंदर जन्म लेते हो तो इसका मतलब आप इंडिया के सिटीजन कहलाते हो। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर जन्म नहीं लेते, किसी दूसरी कंट्री से आते हो, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है कि आप यहाँ के सिटीजन बन सकते हो। कैसे? अगर आपने बर्थ लिया तो आप वहाँ के सिटीजन हो गए। लेकिन दूसरा क्या है? हु टेक बर्थ इन इंडिया, या तो आपने इंडिया के अंदर जन्म लिया, या दूसरा हैव एनी लीगल प्रोविजन, आपके पास कोई एक लीगल प्रोविजन है, हैव एनी लीगल प्रोविजन टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो या तो आपने इंडिया के अंदर बर्थ लिया है तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे कि हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर जन्मे हो तो आपके पास इंडिया का बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट है, तो आप इंडिया के सिटीजन बन चुके। लेकिन अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो, किसी दूसरी कंट्री से इंडिया के अंदर रहने के लिए आए हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपके पास इंडिया का लीगल प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन जैसे आधार कार्ड, इंडिया का आधार कार्ड, और दूसरी कंट्री में जैसे जो ग्रीन कार्ड है अमेरिका का वो, तो अगर आपके पास कोई लीगल प्रोविजन है जो ये कहता है कि हाँ आप इंडिया के अंदर ही रहते हो और इंडिया के सिटीजन हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ मैं इंडिया का सिटीजन हूँ। तो अगर आपके पास कोई लीगल प्रोविजन है जैसे आधार कार्ड, या इंडिया के अंदर आप बर्थ लेते हो, जन्म लेते हो, तो आप इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। ये तो एक छोटा सा टॉपिक था, सिर्फ 1 मार्क्स का। ठीक है, तो हमें पता चल गया सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, तो हम सबसे पहले उससे 1-2 सवाल पूछेंगे। एक तो क्या कि आप इंडिया के अंदर जन्मे हो या नहीं। अगर आपने इंडिया के अंदर जन्म लिया है तो आपसे दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने इंडिया के अंदर जन्म नहीं लिया तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है कि क्या आपके पास कोई लीगल प्रोविजन है जो ये प्रूव कर सके कि आप इंडिया के हो। ठीक है, तो ये था हमारा सिटीजन। अब देखते हैं फैक्टर इनकम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस अभी तक का। तो 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंशिएट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। अब ये क्वेश्चन फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 2 में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अब देखो भाई, एक बार फिर से पढ़ते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो फैक्टर इनकम का मतलब है, यहाँ जो ऊपर का वर्ड लगा है ना, ये तो समझ आ गया हमें, पीछे इनकम लिखा हुआ है, यानी हमारे पास कुछ पैसा आने वाला है, इनकम। अच्छा, यही इनकम भी होती है और यही कॉस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर आप उसे एक्वायर कर रहे हो, अगर आप उसे ले रहे हो, तो वो आपके लिए कॉस्ट है। अगर आपने वो सर्विसेज किसी को दी है तो उसके बदले में, उन सर्विसेज के बदले में आपको पैसा मिलेगा, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने अपनी ज़मीन किसी को दी है प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए जब आप उसे ज़मीन दोगे तो उसके बदले में वो ज़मीन का आपको रेंट दे देगा, तो वो बन गई आपकी इनकम। अब इसी एग्जाम्पल को पलट दो, अपने आप को दूसरी साइड ले जाओ। क्या कि अब मुझे ज़मीन चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मुझे प्रोडक्शन करने के लिए ज़मीन चाहिए तो मैंने क्या किया? लैंड, ज़मीन कहीं से उधार ले ली। मैंने किसी से बोला कि मुझे अपनी ज़मीन किराए पे दे दो, मैं उसके बदले में तो पैसे दे दूंगा। तो मैंने ज़मीन जब उससे ली तो उसके बदले में पैसा दे दिया, इसका मतलब वो मेरी कॉस्ट हो गई। और अगर वो पैसा मेरे पास आया होता तो मेरी इनकम हो जाती। ठीक है, तो फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट, इसी को कॉस्ट भी बोला जाता है, इसी को इनकम भी बोला जाता है। बस थोड़ा सा सोचने से आपको थोड़ा चेंज करना पड़ता है कि अगर आपको देना पड़ रहा है, अगर आपको देना पड़ रहा है तो वो कॉस्ट है, देंगे तो कॉस्ट है, लेंगे तो इनकम है। देंगे तो कॉस्ट है, लेंगे तो इनकम है। तो एग्जांपल देखते हैं। फैक्टर इनकम क्या है? इनकम मतलब हमारे पास कुछ आ रहा है, कॉस्ट मतलब हम कुछ लगाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर वर्ड यहाँ पे क्या शो करता है? फैक्टर वर्ड इंडिकेट करता है कि हम फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं। कौन से फैक्टर का? प्रोडक्शन के फैक्टर का, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ पहली वीडियोज में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? फैक्टर इनकम का मतलब है लैंड, लेबर, क्या है ये चारों? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इकोनॉमिक्स है आपके पास तो इसका मतलब तो आराम से पता होगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर क्या होती है।
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का मतलब है ये चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के फैक्टर, मतलब हमें प्रोडक्शन करने के लिए सब चाहिए होता है। तो फैक्टर इनकम क्या है? लैंड पे जो हमको रेंट मिला है, लेबर्स पे जो उनको उनकी वेजेस मिली है, कैपिटल पे हमें जो इंटरेस्ट मिला हुआ है, एंटरप्रेन्योर पे हमें जो प्रॉफिट मिला है। ठीक है गाइस, तो लैंड पे जो रेंट मिला है, लेबर पे वेजेस हमें मिली है, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें मिला है, एंटरप्रेन्योर पे हमें प्रॉफिट मिला है। तो इन सबको मैंने एग्जांपल बनाया कि हमें रेंट मिला है 10,000, हमें वेजेस मिली है 1,000, हमें इंटरेस्ट मिला है 750 रुपये, 750 रुपये, हमें प्रॉफिट मिला है 500 रुपये। तो इन सबको जब टोटल कर देंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आता है 12,250। अब ये अमाउंट सारा का सारा हमारे पास प्लस होगा, हमारे पास आएगा। तो इस 12,750 को बोला जाएगा फैक्टर इनकम। अब हम खुद ही इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। फैक्टर इनकम क्या है? द इनकम रिसीव फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, द इनकम रिसीव फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जितना भी पैसा हमें मिलता है वो सारा का सारा फैक्टर इनकम होता है। ये समझ आ गई बात। अब फैक्टर इनकम का एक अपोजिट इनकम एक और होती है जिसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का अगर बोले तो ट्रांसफर इनकम फ्री की इनकम है, जो हम कुछ नहीं देते फिर भी हमें मिल जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका बर्थडे है, तो आपके बर्थडे पे आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट तो दिया लेकिन आपने उसे ऐसी कौन सी सर्विस दे दी जो उसने गिफ्ट कर दिया? तो आपने तो कुछ सर्विस नहीं दी, फिर भी आपको गिफ्ट मिल गया। इसी तरह से एग्जाम्पल दूसरा बनाते हैं कि गवर्नमेंट ने हम लोगों को सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी, या किसी दूसरी चीज़ पे सब्सिडी दे दी, या किसी चीज़ का रेट हमें सस्ता कर दिया, हमारे लिए पेट्रोल सस्ता कर दिया। तो गवर्नमेंट जब ऐसा करती है तो हम उसे कहते हैं गवर्नमेंट ने हमको ट्रांसफर इनकम दी है। मतलब गवर्नमेंट ने हमसे कुछ नहीं लिया लेकिन उसके बदले में कुछ इनकम हमें ट्रांसफर कर दी बिना हमारी सर्विस लिए। हमने कुछ नहीं दिया फिर भी गवर्नमेंट ने हमें कुछ दे दिया, इसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? अगर शॉर्ट में बोलो लोकल लैंग्वेज में तो भाई ये हमारी है फ्री की इनकम। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? फ्री की इनकम, ऐसा पैसा जो फ्री में मिल गया, ना कुछ दिया हमने फिर भी हमें पैसा मिल गया। गिफ्ट हो गया, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप आपको जो स्कूल में मिलती है, इसी तरह से कुछ एग्जांपल, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन, आपकी फॉरेन के अंदर। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर जो इनकम जो है वो आपकी फैमिलीज भी दे सकती हैं। जैसे एग्जांपल, आपको गिफ्ट मिला है फॉरेन के रिलेटिव से, फॉरेन के अंदर कनाडा के अंदर मान लो आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, उन लोगों ने आपको दिवाली पे या किसी और त्यौहार पे पैसा भेज दिया, मनी ऑर्डर भेज दिया, तो वो क्या हो गया? गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन रिलेटिव्स। ठीक है, स्कॉलरशिप मिली है, स्कॉलरशिप कौन देगा? गवर्नमेंट। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो देती है पैसा ट्रांसफर करती है फ्री में, वो भी ट्रांसफर इनकम है, और जो फैमिलीज देती है वो भी ट्रांसफर इनकम। मतलब इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम फ्री की इनकम है, जैसे स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, ग्रांट अलाउंस, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन। ठीक है, अब गाइस एक पॉइंट आता है जो आपको लगेगा कि हाँ ये इसके पीछे तो ट्रांसफर इनकम छिपी हुई है। मैंने बोला रिटायरमेंट पेंशन। क्या बोला? रिटायरमेंट पेंशन। अब रिटायरमेंट पेंशन हमें लगता है पीछे पेंशन मिली है, पेंशन तो ऐसी दे देती है गवर्नमेंट, लेकिन रिटायरमेंट की पेंशन मिली है, इसका मतलब उस बंदे ने जिसको रिटायरमेंट की पेंशन मिली है 60 या 55 की एज तक अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट को दी थी। गवर्नमेंट ने पेंशन क्यों दी है? क्योंकि उसने, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दी है और उस सर्विसेज के बदले में हमें पेंशन मिली है, इसे कहते हैं रिटायरमेंट पेंशन। तो रिटायरमेंट पेंशन भी एक तरह की, रिटायरमेंट पेंशन को ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम है। क्यों? हमने सर्विसेज दी हैं गवर्नमेंट को अपनी, गवर्नमेंट ने उसके बदले में हम लोगों को क्या दे दिया? पेंशन दे दी। तो रिटायरमेंट पेंशन फैक्टर इनकम होती है जो मेहनत से कमाई जाती है, हर किसी को नहीं मिलती रिटायरमेंट पेंशन। तो ओल्ड एज पेंशन तो मिल जाएगी लेकिन रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन आता है कि रिटायरमेंट पेंशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अभी इसका आंसर मैं नहीं दे रहा, ये आप ही बता दोगे थोड़ी देर में। रिटायरमेंट पेंशन, तो रिटायरमेंट पेंशन को भी, तो गाइस ये आपके एग्जांपल है फैक्टर इनकम कौन कौन सी होती है और ये आपकी ट्रांसफर इनकम कौन कौन सी है। अब इनके ना डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमने तो समझ ही लिया ये होती क्या है। अब आ जाओ इधर देखो, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में क्या डिफरेंस है। फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम है, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव फ्रॉम दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई नई बात है इसमें? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है हमने, कोई नई बात नहीं है कि वो इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिल जाती है उसको हम फैक्टर इनकम बोल देते हैं। ट्रांसफर इनकम देखो गाइस, ट्रांसफर इनकम में अच्छा एक बात बताओ, इन पूरे ट्रांसफर इनकम में मैंने कहीं ये बोला लैंड से मिल रहा है,
या वेजेस से, लेबर से मिल रहा है, या कैपिटल से मिल रहा है, या एंटरप्रेन्योर से मिल रहा है। मैंने इन चारों का नाम ही नहीं लिया ट्रांसफर इनकम में। यानी ट्रांसफर इनकम में अगर हम फैक्टर इनकम के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ दें, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ दिया और बाकी जितना पैसा है उसको इकट्ठा कर लिया, इसका मतलब वो ट्रांसफर इनकम है। तो देखो, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम, एक ऐसी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दी अदर सोर्सेस। क्या होती है? हमें अदर सोर्सेस से मिलती है, दूसरे सोर्सेस से मिलती है, एक्सेप्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से को छोड़कर हमें जो दूसरे सोर्सेस से इनकम मिलती है, सारी की सारी क्या है? ट्रांसफर इनकम। ठीक है गाइस, तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। सीधी सीधी बात, अगर हम थोड़ा अपना लोकल दिमाग लगाएं तो फैक्टर इनकम होती है जो मेहनत से कमाई जाती है, ट्रांसफर इनकम होती है जो मेहनत से नहीं कमाई जाती, सिर्फ हमें मिल जाती है गवर्नमेंट की वजह से या किसी त्यौहार पे या किसी ओकेशन पे मिल जाती है अपने रिलेटिव से। ठीक है गाइस, तो ट्रांसफर इनकम फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखते हैं आगे। तो जब अगर आप बात करो, मैं आपसे बात करूं कि इसमें कौन सी इनकम में आपने पैसा अर्न किया। अर्न करने का मतलब होता है कोई सर्विस देना। जो पैसा हमें मिल जाता है बिना कोई सर्विस दिए उसको अर्निंग नहीं कहते, उसको कहते हैं सिर्फ हमें पैसा गेट हुआ है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम एक कॉन्सेप्ट है। वो किसका कॉन्सेप्ट है? अर्निंग का कॉन्सेप्ट है। फैक्टर इनकम इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग। इसमें हमें क्या होती है? सिर्फ इसमें हमें अर्निंग होती है, हम अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत खून पसीना लगा के। यहाँ पे देखो, ट्रांसफर इनकम इट इज ओनली अ कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग। ये किसका कॉन्सेप्ट है? गेटिंग, सिर्फ गेटिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिर्फ हमें गेट होता है, हम कोई सर्विस रेंडर नहीं करते विदाउट रेंडरिंग सर्विस। ठीक है, तो हमें वो इनकम गेट होती है जो हम बिना सर्विस के, बिना किसी सर्विस को दिए ले लेते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफर इनकम। तीसरा जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पेपर के अंदर भी आता है और किसी के साथ कंपटीशन करने के लिए भी ये काम आ जाता है। कैसे? तो देखो, फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम है, नेशनल इनकम ये कहती है कि हम तो उसी को इंक्लूड करेंगे जो मेहनत से कमाया गया है, हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे जो फ्री में दिया गया है। तो फैक्टर इनकम क्या है? फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कौन सा? कि फैक्टर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है और ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? ये फ्री का पैसा है, फ्री की इनकम है, कमाई गई इनकम नहीं है। तो कमाई गई इनकम ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। मतलब जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग करते वक्त अगर मान लो बीच में आ गई पेंशन, हम उसे काट देंगे वहीं पे, ओल्ड एज पेंशन। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम है। हाँ, अगर वहां पे आ गया रेंट, उसे हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है गाइस, अब बताओ कि यहां पर नेशनल इनकम में से इंक्लूड करते हैं, इसे नहीं करते। ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये सारी की सारी बातें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। नेशनल इनकम में इंक्लूड सिर्फ किसे किया जाता है? सिर्फ हमारी जो फैक्टर इनकम होती है वो मेहनत से कमाया गया पैसा। तो गाइस, अब बताओ कि जो मैंने बोला था रिटायरमेंट पेंशन कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ऑब्वियस ही बात है, मैं दिख गया कि यहाँ पे हमने अपनी सर्विसेज दी हैं। रिटायरमेंट पेंशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने अपनी सर्विसेज दी हैं, सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट एम्प्लॉई को इनकम मिली है, तो वो भी हमारी रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, तो कभी भी रिटायरमेंट पेंशन को ट्रांसफर इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप समझ आया होगा आपको। अगर ना समझ आया हो तो कमेंट में बताओ, मैं और ट्राई करूंगा कि इसे और बेटर से बेटर बनाया जा सके।